अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नजम सेठी साहब हमारे रियासती इदारों के पुराने खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी से मुराद एलीट ऑफ लाहौर में उनकी शादी हुई, उसमें वो पले बड़े, एलीट सर्कल्स में वो घूमते थे। सारी बड़ी हैसियतों, सारी गवर्नमेंट्स उनके तलक़ात हैं। उनके घर पे ये लोग मीटिंग्स करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, सब कुछ चलता है। नजम सेठी साहब ने अपने एक शो में फरमाया कि सियासतदानों ने कुछ नहीं किया और ये रियलाइजेशन हम सबको हो गई है। यानी कि 47 से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर सियासतदानों का कोई रोल नहीं था इन टर्म्स ऑफ के दे वर इनफेक्टिव की पॉलिसी चेंज लाने में। नजम सेठी साहब ने कहा कि अब वो एज आ गई है जहाँ पे हमें एक हार्डर लाइन लेनी होती है। नजम सेठी साहब की तालीम, उनका इल्म, उनका शऊर सब टोकरी के बिन में चला गया। क्यों? क्योंकि नजम सेठी साहब ने एक चीज़ आपसे छुपाई। पाकिस्तान कायम होने के बाद से लेके आज तक कोई पाकिस्तान का सियासतदान कभी कंट्रोल में था ही नहीं, चाहे वो कायदे आज़म हो, चाहे वो आज शहबाज शरीफ हो। कौम को बनाने वाला उससे बड़ा तो कोई नहीं। वैसे अब तो सबक पढ़ाया जाता है कि नहीं, शायद वो गलत है, लेकिन चले, उनसे बड़ा तो कोई नहीं। और आज के प्राइम मिनिस्टर से ओहदे वाइज ताकतवर कोई नहीं। नजम सेठी साहब बड़ी टीवी पे आए कह दें कि मुल्क शहबाज शरीफ साहब चलाते हैं, कह दें, नहीं कह सकते। हमारे मुल्क में जो फैसले लिए गए, जो पॉलिसी पोजीशंस ली गई, उसके अंदर हमेशा हमारी एलीट डीप स्टेट शामिल थी। उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जजेस, हमारे बड़े बड़े कारोबारी, जागीरदार और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शामिल होती थी। पाकिस्तान कभी पाकिस्तानियों ने चलाया ही नहीं है, क्योंकि सियासतदान का मतलब क्या है? सियासतदान का मतलब है कि वो बंदा जो लोगों ने इलेक्ट किया हो, ना कि हमारे एलीट ने सिलेक्ट किया हो। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट ना तो सिर्फ फैक्चुअली इनएक्यूरेट है, बल्कि मैं समझता हूँ सरातन झूठ है। क्योंकि नजम सेठी साहब को मैं एक दानिश्वर समझता हूँ, वो बेवकूफ़ नहीं है। ये सारी कॉन्वर्सेशन आपको पहले कई और लोगों के मुंह से सुनाई देती थी। इनफैक्ट वर्ड्स लाइक सिनर्जी, नेशनल कंसेंसस बार बार सुनाई देते थे। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ सन 2024 के इलेक्शन के बाद हमने फैसला कर लिया कि जनाब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज सॉर्ट ऑफ इररेलेवेंट है। हमारी पीपल्स पार्टी और हमारी नून लीग और हमारी JUIF, हमारी ANP, हमारी मोहसिन दावड़ की जमात, MQM, जो मर्जी जमात ले लें, उन सब ने भी फैसला कर लिया कि हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इररेलेवेंट है। क्योंकि कोई भी ग्रेजुअल अफेक्टिव चेंज नहीं चाहता। नदीम फारूक पराचा साहब एक और दानिश्वर जिनका क्लेम टू फेम था कि उन्होंने ज़ियाउल हक की आमरीत को रजिस्ट किया था, उन्होंने दिलेरी दिखाई थी एक जाबर के सामने। वो कहते हैं कि डोंट शूट द मैसेंजर, यानी कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ हो क्या रहा है, मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं दे रहा है इस पर। वो कह रहे हैं एक सेंट्रिस्ट स्ट्रॉन्ग आर्म टाइप गवर्नमेंट की दुनिया भर में नीड बनती जा रही है और रिक्वायरमेंट बनती जा रही है, और वही सामने आ रही हैं। और डेमोक्रेसी अपनी ही दुम को खा रही है, यानी कि डेमोक्रेसी अपने आप को कैनिबलाइज कर रहा है। अजीब सी बात लगी, लेकिन मुझे लगा नदीम फारूक पराचा साहब खिलाफत की हमायत कर रहे हैं। आप में से किसी को लगा कि अब वो कहेंगे कि खलीफा हम में से खड़ा होगा और वो उम्मत और कौम को लीड करेगा? इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ ईऑन पॉडकास्ट पे जो हम आपको 3 साल से और निजी तौर पे कहते थे कि डेमोक्रेसी, स्पेशली लिबरल डेमोक्रेसी, शायद ह्यूमन पॉलिटिकल हिस्ट्री की सबसे शॉर्ट लिव्ड एक्सपेरिमेंट है, वो हमारे दानिश्वर अब कैच ऑन कर रहे हैं। लिबरल डेमोक्रेसी की वर्ड है, नॉट डेमोक्रेसी, ये बात समझिएगा। जो एक लिबरल आइडिया था ऑफ अ डेमोक्रेसी, जहाँ पे वो इम्पोजिशन ऑफ अ फ्यू के आइडियाज़ करते थे सब के ऊपर, वो अब काम नहीं कर रहा। अब अवाम उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। तो लिहाजा अब उसी लिबरल एलीट को डेमोक्रेसी नहीं सूट करती, उनको डिक्टेटरशिप सूट करती है, ताकि वो अपने वेस्टेड एजेंडाज और गोल्स आप पे नाफज करें। उसके लिए आपको जाहिल कहा जाता है। अगर आप एक सियासी जमात यानी PTI को सपोर्ट करते हैं तो आपको मुनाफिक, झूठा, बुज़दिल, बेवकूफ़, कल्ट फॉलोअर, ये बातें कही जाती हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कोई भी अगर किसी भी सियासी जमात में इतना यकीन करता है कि वो कहता है आज ही भुट्टो जिंदा है, तो वो भी कल्ट में है।
जो ये बिलीव करता है कि अगर नवाज शरीफ अच्छा प्राइम मिनिस्टर था तो मरीम नवाज अच्छी चीफ मिनिस्टर बनेगी, वो भी कल्ट में है। जो बंदा अंधी तकलीद करता है वो कल्ट में हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि करिश्मा इसमें रोल प्ले नहीं करता, तो मैं आपको दानिश्वरों की बात बताता हूँ। लोग कहते हैं कि आप जब इंडिया जंग करेगा, हु वुड यू वांट टू रिप्रेजेंट योर केस इन द वर्ल्ड? बिलावल भुट्टो। वो ये क्यों कहते हैं? बिलावल भुट्टो साहब कोई दानिश्वर है? नहीं, करिश्मेटिक है बनिस्बत बाकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर। हालांकि मैं ऐसे इख्तलाफ करता हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा करिश्मेटिक लोग एग्जिस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ख्वाजा साद रफ़ीक बहुत करिश्मेटिक है। शायद उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो, लेकिन जब वो उर्दू में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, तो वो ईंट से ईंट बजा देते हैं। मेरे ख्याल से एतजाज़ एहसन बहुत करिश्मेटिक है, जिस तरह उन्होंने चौधरी निसार को शटअप कॉल दी थी पार्लियामेंट में। तो हजूर, अगर आप ये तकलीद करते हैं, ये बात करते हैं कि जनाब बिलावल इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान ऑन द इंटरनेशनल स्टेज जब इंडिया जंग करता है, तो फिर आप भी कल्ट का हिस्सा हैं। लेकिन आप लोगों का कल्ट का नाम कुछ और है, मनी, पावर। ये आपका कल्ट है। जो देगा उसकी हमायत में बोल पड़ेंगे। आज वो दिन था कि हमारे दानिश्वर, हमारे सोशल एक्टिविस्ट, हमारी सिविल सोसाइटी एक्चुअली जाबिर को देख के कहती है तुम क्या कर रहे हो। जब यूएस एड मिलती थी तब आसान था करना, जब अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल थी प्रोपेगेंडा करने के लिए तब आसान था। मुशर्रफ दौर में टीवी पे आके बातें करना इजी था, आज मुश्किल है। तो आपने क्या सीखा कि मैं और आप लावारिस हैं, हमारा कोई है नहीं। उसकी बुनियादी वजह है कि वो कभी हमारी फ़िक्र का हिस्सा ही नहीं थे। हम सिर्फ एक टुकड़ा चाहते थे जहाँ पे हम जी सकें, जहाँ पे हम बात कर सकें, जहाँ पे हम खेती कर सकें, काम कर सकें, जहाँ पे साफ़ हवा ले सकें। कराची से हमने इंपोर्ट किया बंदा लाहौर शहर। कहाँ से? कराची से इंपोर्ट किया बंदा लाहौर शहर, पंजाब की आवाम को, लाहौर की आवाम को बताने के लिए कि स्मॉग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, लतीफ़े वाली क्या बात है कि ये हम बात करें जुनैद अकरम भाई की, काबिल इज़्ज़त है। ये है 2024 की न्यूज, जिसमें लाहौर स्मॉग के अंधेरों में घिरा हुआ था और 2025 इससे भी बुरा हो सकता था। मगर उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा काम जो सिर्फ स्मॉग, जिसे हमेशा एक मुसीबत समझा जाता था, अब एक डेटा मिशन बना दिया गया है। मॉनिटर करो, मेजर करो, मैप करो और रियल टाइम पे इन्फोर्स। जुनैद अकरम भाई ने पूरी वीडियो बनाई और बताया कि कैसे स्मॉग का इशू सॉल्व हो गया। और उसमें उन्होंने क्रिटिकल बात क्या की, उन्होंने कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा डाटा मैप कर लिया कि स्मॉग आता कहाँ से, लिहाजा स्मॉग ख़त्म। आज से 10 साल पहले सरकार मैप कर चुकी थी डेटा स्मॉग कहाँ से आता है, स्मॉग ख़त्म नहीं हुआ। पिछले साल भी कर चुकी थी, नहीं ख़त्म हुआ। फिर दूसरा जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया से मेजॉरिटी स्मॉग आता है। ये बात फैक्चुअली इनएक्यूरेट है, ये बात सच ही नहीं है। मेजॉरिटी स्मॉग जो है वो हमारा होम ग्रोन है। ये पंजाब गवर्नमेंट बात खुद पिछले सालों में मान चुकी है, एंड अंडरस्टैंडेबली सो। और लेट्स से हम अस्यूम करते हैं कि ये स्मॉग इंडिया से आता है, तो जो हमने इंडिया के साथ रिलेशनशिप बना लिया है, क्या वो उसको ख़त्म करने में हमारी मदद करेंगे? तो स्मॉग का प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा। लिहाजा जो अरबों रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं स्मॉग के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, क्यों किए हैं? अगर सारा इंडिया से आ रहा है, हवा का रुख तो आप रोक नहीं सकते। तो अगर स्मॉग इंडिया भेज रहा है तो फिर आप पैसे क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? आप दुकानें यहाँ पे क्यों बंद कर रहे हैं? आप गाड़ियों पे EPA के स्टिकर क्यों इशू कर रहे हैं? मैंने आपको कहा है ना कि ये लोग इवन प्लानिंग ठीक नहीं कर सकते। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, लाहौर में आप जहाँ भी रहते हैं, ये चीज़ आपने विटनेस की होगी कि पहले एक रोड का ठेका होता है कि वो उसकी कारपेटिंग होनी है। मिडवे ख्याल आता है कि इस कारपेटेड रोड के नीचे जो सीवर है बड़ा पुराना है, इनू पटो। कारपेटेड रोड पट्टी जाती है, नीचे से सीवर के पाइप ठीक किए जाते हैं। फिर ख्याल आता है कि यार रोड को कारपेट करने से पहले जो सुई गैस की पाइप है वो भी नहीं बिछा लें, वो भी होता है। फिर जब वो रोड बन जाती है दोबारा से, तो ख्याल था नीचे वाटर सप्लाई की पाइप भी तो पुरानी है, क्योंकि सीवर उसकी सेंड है, वो फिर पटते हैं। और अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पे तो रोडें 10-10, 12-12 साल में बनती है। तो ये लोग बाहर से बंदे ला कर, बाहर से कथन, मैं को पंजाबी नेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप एक शहर में रहती नहीं है जहाँ स्मॉग है, आपकी सी ब्रीज चलती है। आप पूछें लाहौर के लोगों से स्मॉग क्या है। मेरा 3 साल का बेटा है, वो प्री एजमेटिक है और डॉक्टर ने उसको कहा है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ स्मॉग। पिछले 3 महीनों में
वो बच्चा 2 दफ़ा इतना बीमार हुआ है कि वो स्टेरॉइड्स पे गया है, इंजेक्टेबल में भी और ओरल में भी और उसके नेज़ल स्प्रे में भी। आज सुबह मेरी बेगम ने उसको, हमारी बेटी को तैयार करने से पहले स्कूल के लिए, उसको दवाई भी दी है और साथ उसको नेबुलाइज भी किया है। तो मुझे आप बताएंगे आगे कि स्मोक ख़त्म हो गया? हमारी बात नहीं मानते, इंशाल्लाह से हम तफसीली डाटा ओरिएंटेड वीडियो करेंगे। लेकिन क्योंकि जुनैद अकरम साहब ने वीडियो लगा दी थी, और मैं इस वक्त जुनैद अकरम को बुरा नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि सबकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि आपके दानिश्वर पंडित सियासतदान कह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं है, डिक्टेटरशिप है, तो हम सब की दुकानें हैं, तो हमने तो जो रूल्स ऑफ द गेम है उसके मुताबिक काम करना है। जाहिर है ये मीडिया कंपनी दुकान है, अब मैंने इसमें सामान रखना है जो सरकार अलाउ करती है रखना। थोड़ा सा इमरान खान का सामान अलाउ नहीं करते तो मैं वो नहीं रख सकता। मैं बात नहीं कर सकता कि TLP पे क्या जुल्म बर्बरी होती है, वो सामान बाहर निकाल दो। मैं बलूचिस्तान के लोगों के बारे में बात करता, वो सामान बाहर निकाल दो। मैं ऑपरेशन की बात करता, वो पीछे रह क्या जाता है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। जब सरकार आपको पैसे एडवांस में दे रही है सामान रखने के लिए, तो आप क्या करेंगे? इसलिए कोई जाके जुनैद अकरम को हेट ना दे इस चीज़ का, प्रॉब्लम के रूट पे आए। वाई इज टैक्स पेयर मनी स्पेंड ऑन प्रोपगेटिंग गवर्नमेंट एजेंडा? इस बात की कुछ सेंस ही नहीं है। एंड देन अगर गवर्नमेंट एजेंडा स्प्रेड हो रहा है तो फिर उसके ऊपर लगा हुआ क्यों नहीं है स्टिकर के जनाब ये सरकारी स्पॉन्सर्ड है? मेरा ख्याल है कि अदालतों को देखना चाहिए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है, सॉरी अलहदा कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा अदारा बनने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है किसी को रिट पिटिशन करनी चाहिए। क्या ख्याल है महरोज साहब, वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा? महरोज साहब कह रहे हैं पीछे से नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जजेस की भी फ़िक्र ये नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम क्या कर रही है। उनकी फ़िक्र ये है कि जब 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बैठे हैं, उनकी रिटायरमेंट 68 साल हो जाए, 68। यहाँ को रिटायर नहीं होना चाहता। क्यों? मैं बताता हूँ। तनख्वाहें, पैसे, पर्क्स, पावर इज क्रिटिकल, एक्सेस। ये जो ये एलीट दुनिया है ना, मैं आज आपको बता देता हूँ, मैं इसका हिस्सा रह चुका हूँ। हम एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए 3 साल डंगे की चोट पे हम ये बातें करते हैं कि हमें पता है कि हम वकील कर सकते हैं। जाहिर है डाले को तो रोक नहीं सकते, लेकिन वकील तो कर सकते हैं। इन लोगों की खुशियाँ होती हैं कि शाम को बैठ के ये क्या बातें करें, ये बातें करें कि जनाब फ़लाँ ऑफिसर ने मुझे ये बताया, फ़लाँ जज ने मुझे ये बताया। ये जिमखाना में गुफ्तगुएँ होती हैं, इनकी टोटल ज़िंदगी इस पे चलती है, इनका कारोबार इस पे चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग अवाम से मोहब्बत नहीं करते। इनके लिए मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा पलीत होता है। ये आपको लतीफ़ा लग रहा है, आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, इन्हें मिलिएगा, ऐसा उठिए बैठिएगा, बहुत तफरीक होती है। डिस्पाइट फॉर्मल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन, इन सब के बावजूद, ये नहीं कि मैं सारों की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे आपको कुछ एक्सेप्शन ज़ुबानी बताया तो अमार अली जान वो एक्सेप्शन है, हालांकि मेरी उनकी सियासत से कंप्लीट इख्तलाफ है, लेकिन उनमें ये एलिटिज़म नहीं है। अरफात, उसमें ये एलिटिज़म नहीं है। जिब्रान नासिर मुझे नज़र नहीं आया, शहजाद गियास में ये एलिटिज़म नज़र नहीं आया मुझे, लेकिन बाकी लोगों में ये साफ नज़र आता है। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी नई रियलिटी है। अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एक की डिफेंस रिफॉर्म बताया जा रहा है, CDF। कौन बनेगा ये आई डोंट नो, आपको पता है कौन बनेगा?
और ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमें बताया गया कि इंडिया वाली जंग के बाद बड़ा क्रिटिकल है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस अलाइंड हो। अच्छा, अजीब सी स्टूपिड मुझे ख्यालात आते हैं। मैं अस्यूम करता था ये ऑलरेडी होता है। मैं अस्यूम करता था कि एक मुल्क जो न्यूक्लियर पावर है उसकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कोऑर्डिनेट करती है आपस में, और मैं अस्यूम करता था कि ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं, एक्चुअली हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नाअहल हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक तो ये नाअहली की सबूत है, और हमें इसके ऊपर एक ओहदा क्रिएट करना है जिसमें हमने एक नए बंदे को बिठाना है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कंसल्टेशन अभी तक चल रही हैं। पीपीपी ने अब कंडीशनल सपोर्ट दे दिया। हमने आपको ये सारा घोर धंधा पहले बताया था कि जनाब जो आप पैसे कम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते एनएफसी अवार्ड के, लेकिन जो चीज़ें हैं वो करने को तैयार हैं। रीनेमिंग द चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CGSCS टू CDF, क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ग्रांटिंग द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल टू द आर्मी चीफ आफ्टर पाकिस्तान डिक्लेयर विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया अर्ली दिस ईयर। यानी कि जिस वजह से 27वीं तरमीम आ रही है उसको वो मानने को तैयार है। बाकी जो फ्रूई बातें उस पर वो बहस करेंगे, और ये बहस हमें महसूस करने के लिए की जाएगी। सारे चैनल करेंगे, हमारे जो दोस्त कामरान साहब हैं, शाहिद साहब, वो आपको बताएंगे कि ये बहस कितनी क्रिटिकल थी कौम को। नॉनसेंस। उसके अलावा 27वीं अमेंडमेंट में कोई ऐसी नई चीज़ तो नहीं है। SIFC चीफ साहिबजादा हामिद रज़ा साहब को फैसलाबाद से अरेस्ट कर लिया गया है। उनको 9 मई के वायलेंस के केसेस में लिंक किया गया था वैंडलिज्म से, उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया है। हामिद रज़ा को फैसलाबाद सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया है। कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ईमान मज़ारी साहिबा का जो केस था उसके अंदर कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ जो वारंट थे उनके में वो विड्रॉ कर लिए हैं। मज़ारी साहिबा ने कहा कि उनके राइट्स वायलेट किए गए हैं। जिस पेस पे केस प्रोसीड कर रहा है, हादिरी चट्टा ने कंटेस्ट किया अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल। ईमान मज़ारी ने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए कि मैं अपना वकील कर सकूँ। अब ये तो लतीफ़े वाली बात है कि ईमान मज़ारी साहिबा अपने लिए वकील नहीं करती और स्टेट ने उनको वकील दे दिया, मगर ये तो बिल्कुल ही ब्लेटेंट हम। और मज़े की बात है कि इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसमें इंटरवीन नहीं करेगी। बिकॉज नदीम फ़ारूक राजा साहब की ये बात ज़रूर सच है कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी कैनिबलाइज हो रही है, ख़त्म हो रही है। सारों को समझ आ गया स्ट्रॉन्ग मैन। एक तो ये चाइना ने ना सारी गेम ही ख़राब कर दी हैं जी। बस अब उन लोगों को भी को 200 मिलियन बंदे मारने पड़ेंगे। कितने बंदे माओ ने मारे थे अपने मुल्क में, उसके बाद मारने पड़ेंगे। उसके बाद बिल्कुल जी 1 पार्टी सिस्टम चलता है। अगर जापान को आप प्री न्यूक्लियर बॉम्ब देखो और पोस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब देखो, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ एक कौम की पूरी शख्सियत चेंज कर दी गई है 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स मार के। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन है साथ साहब कि कौम को अलाइन करने के लिए एज छोटे स्मॉल स्केल पे ना, ज़रा हल्की आंच पे कुछ छोटा मोटा टेस्ट करें, ताकि जो कौम है उसको समझ आ जाए कि भाई फ्रीडम कुछ नहीं होती, पैसा कमाओ। और इंटरेस्टिंगली इनफ इसका आउटकम क्या है, ऑल्दो हमारे दफ्तर में से काफ़ी डिबेट होती है, मैं अपना ओपिनियन आपको दे देता हूँ। अमान का ऐसे डिफरेंट ओपिनियन है। इसका आउटकम ये है कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करनी है वाइसेस की। वाइस क्या होता है? शराब, ये वो ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि जब आपको ये रियलिटी सेटन करती है कि आप कुछ भी नहीं है, आपकी कोई आज़ादी नहीं है, आप बोल नहीं सकते, तो क्या होता है? डिप्रेशन तारी होती है। जब वो डिप्रेशन तारी होती है उसको एलिवेट करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? फॉर द बिग बॉम्ब। बिग बॉम्ब क्या है जो काज़ाख्स्तान ने भी किया कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ट्रंप और अमेरिकन डीप स्टेट का एक 1 पॉइंट एजेंडा है। इजराइल ने अपने तकरीबन सारे गोल्स मीट कर लिए हैं। उन्होंने सीरिया अपने सारे नेबर्स डिस्टेबलाइज कर लिए, अपनी नॉर्मलाइजेशन विद यूएई कर ली, विद टर्की उनकी ऑलरेडी थी। मोस्ट मुल्कों के साथ उनकी नॉर्मलाइजेशन हो गई मिडल ईस्ट में। लाइक मिडल ईस्ट एक बैरन लैंड है, उसमें कुछ ओएसिस है जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो सूट करता है उन्हें। कतर कितना को शोर मचा सकता है? जब आपका $800 बिलियन अमेरिका में होता, आप क्या ही पढ़ सकते हैं। सऊदी अरेबिया की पूरी सिक्योरिटी एपरेटस अमेरिका पर रिलायंट है। अब गालबन वो F-35 भी खरीद रहे, ठीक है, तो अगेन सेल्फ रिलायंस बन गई। तो इसका फाइनल जो नेल इन द कॉफिन है अब्राहम अकॉर्ड्स का, वो सारा रेस्ट करता है पाकिस्तान के सर के ऊपर। यानी पाकिस्तान की अवाम के ऊपर रेस्ट करता है कि अब्राहम अकॉर्ड्स को सक्सेसफुल बनाना है या नहीं। लेकिन ये बात तब सच होती है अगर मुल्क में जमहूरियत होती। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ हमें धकेला जा रहा है। आज लोग कहेंगे आप कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं। जनाब, टाइम गुजरते पता नहीं चलता। 3 साल हो गए ना हमें इकट्ठे, गुजरते पता नहीं चला। ये वक्त भी आप देख लीजिएगा। अब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान टॉक्स हो रही थी उसके अंदर सीज़ फायर रिमेन इंटैक्ट हुआ है, लेकिन फायरिंग की गई अफगानिस्तान साइड से। इस पर जवाबी कार्रवाई फायरिंग हमने की। यानी कि हमारा नॉर्थ साइड के ऊपर कश्मीर वाला बॉर्डर तो ऐसे था कि उस पर स्कर्मिशेस चलती थी, अब हमने वेस्टर्न साइड पे भी कर ली।
और वो चीज़ फ़िलहाल नॉर्मलाइज होते हुए नज़र नहीं आती। हम फिर अल्लाह से दुआ करेंगे और हर नमाज में करनी भी चाहिए कि जनाब हम इसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया शहजाद अकबर साहब का पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए। इससे क्या होगा वी डोंट नो। शायद वो असाइलम सीख करें जिस मुल्क के अंदर वो स्टेशन है भी करंटली, पर अगर उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर वो सॉर्ट ऑफ नो मैंस लैंड टेरिटरी में आ जाते हैं। अगेन हम ये क्यों करना चाहते हैं आई डोंट नो। सही है। जुनैद अकरम साहब ने एक और प्रमोशन की थी जो इंस्पायर सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग इनिशिएटिव था, जो प्रोफेसर शहबाज शरीफ ने अनवील किया था इनिशिएटिव इन इस्लामाबाद में, और इसको माइलस्टोन कहा था। अच्छा, ये एक्चुअली अच्छी चीज़ है, ठीक है, हम पागल नहीं हैं। एक्चुअली सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। इनफैक्ट हमें सेमीकंडक्टर्स के आगे पीछे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको इकट्ठा करना है, उनको वेल्ड करना है, उनको जोड़ना है, जितने टाइम हमें ये हासिल करनी चाहिए कि ये वे ऑफ द फ्यूचर है। कोई भी चीज़ सेमीकंडक्टर बगैर नहीं चल रही होती। तो ये सरकार का एक्चुअली अच्छा इनिशिएटिव है। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है ये पता चलेगा साल 2 साल में। जो दानिश्वर आज कह रहे हैं जनाब मास्टर स्ट्रोक सक्सेसफुल हो गया, कैसे अभी शुरू हुआ है, पहले ही सक्सेसफुल हो गया। बस हमने डिसाइड किया था पॉडकास्ट बनाना, 3 साल बाद पता चला कि फाइनेंशियली भी इतने तगड़े नहीं है लेकिन नंबर्स हमारे ठीक हो रहे हैं। तो ये विद टाइम चीज़ें पता चलती हैं। इंशाल्लाह इसको साल बाद अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और सरकार ने इजाज़त दी ज़रूर कवर करेंगे। अच्छा, इंडियन नेवी ऑपरेशन लॉन्च किया गया लार्ज स्केल पे दाता दरबार भाटी चौक वाली साइड पे, जो रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे इंक्रोच एरियाज़ को तोड़ा जाएगा, एरियाज़ को ब्यूटिफाई किया जाएगा, और जो तोड़ फोड़ है वो तकरीबन हो गई है। उसमें एक इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है जहाँ पे सुबह के 4 बजे LDA ने एक पेट मार्केट थी पुरानी, उसको तबाह कर दिया, जिसमें उन्होंने 100 से ज़ायद जानवर जो हैं वो रबल के नीचे दबा दिए, और इस पर लोगों को बड़ा दुख हो रहा है। मुझे कोई नहीं हुआ, एक सूत्र बराबर दुख नहीं हुआ, क्योंकि इंसान मर रहे हैं ब्रो। लाइक अगर आपके आंसू तब नहीं निकल रहे थे जब TLP के लोग शहीद किए जा रहे थे, जब मारंग बलोच इस्लामाबाद पहुंची थी प्रोटेस्ट लेके तो उन पे ठंडा पानी फेंका जा रहा था, तो 100 जानवर जो एक पिंजरे में बंद थे वो रबल के नीचे आके मर गए हैं, तो मैं इस पर रोना शुरू कर दूं? वैसे ये एक दुख की बात है, ये गुनाह होता है एक जानवर को मारना, लेकिन अब बेहसी का वो लेवल है कि अब मेरे पास आंसू या बहस सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए नहीं है। जब हम इंसानों की राइट सिक्योर कर लेंगे ना, इंशाल्लाह उसके बाद ईऑन पॉडकास्ट हर एपिसोड में जानवरों के राइट्स भी सिक्योर करेगी। ये स्टोरी बाय द वे जिसने मुझे भेजी है वो भी लम्स में पढ़ती है माशाल्लाह, ठीक है, वो भी एक एलीट माइंडसेट की है। मुझे पहले भेजी, नाम नहीं लूँगा किसने, और ये जिन लोगों का कंसर्न है वो भी सारे एलीट ही हैं। हाँ, जो एक्चुअल थिंग ऑफ कंसर्न है, जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनका ये काम था, अगर वो दुकानें डिमोलिश की जा रही हैं तो उनको कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले काफ़ी तकरीबन 7,000 ज़ायद दुकानें सरकार ने डिमोलिश की थी हमारे गालबन चाइना चौक वाली साइड पे। तो सरकार को कोई परवाह नहीं है ब्रो, सरकार गुड है, सरकार अपना काम पूरा दबा के कर रही है। सरकार आपको दिन दिहाड़े मार भी दी अगर आप लड़कियों को छेड़ें, ठीक है, सरकार आपके पैसे भी लूट रही है, सरकार फंड भी ले रही है, सरकार हर चीज़ कर रही है। मैं और आप मसले में अब 7 NCCI ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया है ओवर एलिजेड करप्शन एंड डकी भाई केस। रेजिग्नेशन लेटर्स ऑफ ऑफिसर्स हैव बीन फॉरवर्डेड टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर विद अप्रूवल एक्सपेक्टेड लेटर दिस वीक। उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया आई डोंट नो। ये 7 जो अफसर हैं उसमें डायरेक्टर चौधरी सरफराज अहमद, डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट डायरेक्टर मुश्तबा जफ़र, डिप्टी डायरेक्टर जवर अहमद, शोएब रियाज एंड सब इंस्पेक्टर अलीज़ा एंड यासिर रमज़ान। मेरा ख्याल है कि इनको रिज़ाइन करना या ना करना इरेलेवेंट है, इन लोगों को कन्विक्ट करना चाहिए अगर इन्हें ये क्राइम कमिट किया है। दिस अगेन इज़ नॉट न्यूज़। हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूज़ है ना वो कम्प्लीटली आई बिलीव स्क्यू हो चुका है। प्यूटन ने कहा कि दुनिया में इतनी हलचल मची है तो मैं पीछे क्यों रहूँ। उन्होंने कहा जी ट्रंप के ये कहने के बाद कि न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान कर रहा है उसको करना चाहिए, वो एक सॉवरन स्टेट है, रशिया भी सोचे न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। इट्स ऑलमोस्ट एज ए जब यूनिपोलर से बाईपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है तो आप एक मेजर वॉर की तरफ जाते हो। पाकिस्तान और टर्की कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी इंसेपरेबल है। अकॉर्डिंग टू इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ टर्की, अली यरलिकाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर ये नाम मैंने मिसप्रोनाउंस किया, वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप सेटअप कर चुके हैं टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन इंटीरियर मिनिस्ट्रीज़। ये खुशाइन बात है, ऑल्दो मेरा ख्याल है कि अगर इसका रिजल्ट ये बनता है फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इसराइल तो फिर ये खुशाइन बात नहीं है। आखिरी खबर जो हम कवर करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान का सर्कुलर डेट Q1 ऑफ 26 यानी कि जो पहला क्वार्टर होता है, साल 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है, पहला क्वार्टर शुरू होता है आपके बजट के फ़ौरन बाद, वो चला गया 79 बिलियन पे, और ओवरऑल हमारा सर्कुलर डेट है 1.69 ट्रिलियन,
यानी कि वो दानश्वर जो कहते थे कि इमरान खान ने पैसे ले लेके मुल्क को लूट लिया, अब वो इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। वो बता रही अच्छी चीज़ क्यों है। वही बात है जो शहबाज गिल वगैरह करते थे इमरान खान के हक़ में जब उसने बढ़ाया था, ये एक्चुअली अच्छी चीज़ होती है, राइट। तो हमें फैसला कर लेना चाहिए कि सेक्रेटरी अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर अच्छा है सर और डेट लें, क्योंकि कर्जा हमेशा ठीक होता है। जब आपका कारोबार नहीं चल रहा सूद पे पैसे ले लें, और जब वो पैसे डूब जाएं तो और पैसे ले लें। बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन, ग्रेट। बिकॉज हम पहली वाली खबरों कवर करते हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि सियासतदानों ने पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तबाह हो गया। ओके, अब एक तबाहकुन बिजनेस को रेस्क्यू करने के लिए जिसने अरबों डॉलर देने हैं, हम और लोन लेंगे। वाह क्या बात है। मगर इतना मेरे ख्याल से जीनियस मूव नरेंद्र मोदी ने भी कभी नहीं किया, ठीक है। वैसे मार्केट में खबर आई डोंट नो कितनी सही है, पर काफ़ी पीपल इन द नो ने मुझे बताई है कि जनाब शायद 5000 का नोट भी ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि क्लियरली इंडिया की जो डिमोनेटाइजेशन थी उस करेंसी की तो बड़ी सक्सेसफुल थी। सारा ब्लैक मनी ख़त्म हो गया था, जो बाद में खुद ही सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग थी कि ये सब नॉनसेंस था, ब्लैक मनी ख़त्म नहीं हुआ। इनफैक्ट सारा का सारा वहीं पे खड़ा हुआ है आज भी उतना। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ये करना चाहता है, और उसके बाकायदा एक्चुअली इंटरव्यूज़ में देख लिया कि इतने 5000 के नोट होते हैं इलीगल, जो इतने जगहों पे छुपाए जाते हैं, करोड़ों पैसा छुपाए जाते हैं, ये सारा पैसा बाहर आ जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। आपको याद है एक बात, चलें थोड़ा सा हम रिस्क लेते हैं आज। आपको याद है बात कि जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे तो सारे जो मनी चेंजर्स थे पाकिस्तान में, उनकी तिबड़ी टाइट की गई थी, क्योंकि वो वाकई मैनिपुलेशन कर रहे थे। वो बात सच थी, ठीक है, ठीक है, मैनिपुलेशन कर रहे थे ना, ठीक है। तो आज मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो गई है। अच्छा, ख़त्म हो गई है, ठीक। आपको याद है कि हमने डीजल के ट्रक रोक दिए थे ईरान के और तुन दिया था सबको। अच्छा, ठीक। इट्स ऑल, वो पीछे से बोला है, कह रहे चीनी का रेट, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि जब आप ब्रूट स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, वो सॉल्व नहीं होती। तो इसलिए ईऑन पे हमने एक फ़ैसला लिया, मैं पब्लिकली अनाउंस करना चाहूँगा ताकि कोई भी दोस्त ये ना कहे कि आपने बताया नहीं। हम भी सरकार का पेड प्रोपेगेंडा करेंगे। हम इसलिए करेंगे, उसकी वजह है, देखिए आप इसको अंडरस्टैंड करें। मैं अब आपको वो लॉजिक प्रेजेंट करूँगा जो ये सारे लोग आपको प्रेजेंट करेंगे। देखें, सरकार जो अच्छा काम करती है तो वो बताना चाहिए, तो हम उसका पैसा लेंगे। ये हम डिसाइड करेंगे अच्छा काम कौन है, कौन सा है। आप बात समझ रहे हैं कि क्योंकि मैं कराची से आया हूँ और स्मॉग मुझे नहीं लग रही लाहौर में, आज स्मॉग का सीज़न भी शुरू है वैसे, तो मैं कहता हूँ जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो हमने फैसला कर लिया सलमान साहब, उन पैसे ही पैसे होंगे। मुझे 5 कैमरे एंगल चाहिए बिला वजह, ऊपर से नीचे से। अच्छा हैवल नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो हम बनाएं जहाँ पे मैं खड़ा हुआ करूँ और तुम उसकी रीलें काटा करो, ठीक है। और अनकरीब आप मुझे देखेंगे प्राइम टाइम पे। या देखा बालों का मेरा मजाक मत उड़ा, तुझे पता है भाई की पोनी नहीं हो सकती, ठीक है, तुझे पता यहाँ पे टेंड है, सही है। इंशाल्लाह आप हमें प्राइम टाइम पे देखा करेंगे, किसी मेजर न्यूज़ नेटवर्क है, हमारी भी अच्छी तनख्वाह लग जाएगी। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अल्लाह ना करे कि हम इतना गिर जाएं, हम ये चैनल बंद कर दें, लेकिन वो लेवल ना आए, क्योंकि हम इस काम में आए थे कुछ और सोच के, निकला कुछ और, ठीक। लेकिन हम कोशिश करेंगे जब तक हमारे हिम्मत है, सकत है, हम आपको न्यूज़ जितनी ऑनेस्टली ला सकते हैं लाएं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।